गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डेप्रिसिएशन नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे रजिस्टर में। सब्सिक्वेंट चेंजेस subsequent changes in depreciation। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है एक बार जैसे हमने डेप लगाना स्टार्ट कर दिया, क्या कभी ऐसा भी होता है कि आगे जाके वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदल जाए? क्या ऐसा भी होता है? तो देखो, डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं SLM से, क्या आपको फॉर्मूला याद है? SLM डेप्रिसिएशन फॉर्मूला बहुत मुश्किल सवाल है। याद है SLM डेप्रिसिएशन फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में N, जिसमें स्क्रैप और N ये दोनों ही चीज़ें कैसी होती हैं? एस्टिमेटेड, अंदाज़ा था, पक्का नहीं था। हाँ, अंदाज़ा हमने हवा में भी नहीं लगाया था, पीछे एक साइंस थी जिसके बेसिस पर हमने अंदाज़ा लिया। कौन सी साइंस होती है जिसके बेसिस पर हम अंदाज़ा लेते हैं? एक्चुरियल वैल्यूएशन। शायद आपने इस कोर्स का नाम सुना हो, एक्चुरियल वैल्यूएशन। ये भी एक कोर्स होता है। इसमें क्या सिखाते हैं? अंदाज़ा लगाना। क्या अंदाज़ा लगाना इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके ऊपर एक कोर्स होगा? यस, आपका सारा का सारा इंश्योरेंस बिजनेस, कंप्लीट इंश्योरेंस मार्केट किस पे डिपेंडेंट है? अंदाजे पर, एस्टीमेट पर। इसलिए एक साइंस है, एक्चुरियल साइंस। हम अंदाज़ा लेते हैं स्क्रैप का, लाइफ का, साइंस के बेसिस पर। लेकिन क्या ये आगे जाके कभी बदल सकती है? हमने सोचा था लाइफ 10 साल है, 4 साल बीत गए और हमें लग रहा है ये एसेट मुश्किल से 2 साल और चलेगा। हम 10 समझ के बैठे थे, 10 नहीं चलना इसने, 4 साल बीत गए हैं, मुश्किल से 2 साल और चलेगा ये। जैसे आपको पता चला आपके लाइफ का अंदाज़ा गलत था, अब हम उसे ठीक करेंगे उसी साल से, और डेप्रिसिएशन के अंदर हम क्या कर देंगे? चेंजेस। और सारे चेंजेस हम करेंगे प्रोस्पेक्टिव। 2 शब्द होते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिव और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर ईयर्स में चेंज करेंगे। पास्ट में अब हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जो डेप्रिसिएशन लग चुका है, लेट इट बी। अब जिस साल से आपको पता चला कि कुछ चेंजेस करने चाहिए, आने वाले सालों से डेप्रिसिएशन बदल दो। रेट्रोस्पेक्टिव होता है चेंज with respect to previous years। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? कब से चेंज करेंगे? आने वाले सालों से। और रेट्रोस्पेक्टिव पिछले सालों से। कौन सा सिस्टम ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है? प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि जो बीत चुका है वो तो बीत चुका है, उसको क्या चेंज करोगे आप? छोड़ो, रहने दो।
आने वाले ईयर्स में हम चेंजेस करेंगे, लेकिन कॉलेजेस में क्या करवाते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव। पहले हमारा AS6 था, जो अब हमारे बीच में नहीं रहा है, इसका देहांत हो चुका है। पहले था ये कहता था रेट्रोस्पेक्टिव। डेप्रिसिएशन बदलेगा, सिर्फ आने वाले सालों के लिए नहीं, पिछले सालों को भी बदल के आओ। और अब AS10 कहता है देखो जो हो गया जाने दो उसको, चेंजेस करेंगे कौन से सालों में? फ्यूचर ईयर्स में। तो कॉलेजेस में आज भी रेट्रोस्पेक्टिव पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ोगे तो आप ध्यान रखना ये पुराना सिस्टम पढ़ा रहे हैं हमें। लेटेस्ट सिस्टम क्या है? प्रोस्पेक्टिव। आने वाले सालों में हम चेंजेस करेंगे। कब? अगर हमें पता चले लाइफ का अंदाज़ा गलत हो गया, या हमें पता चले स्क्रैप गलत था, अब हम ठीक कर रहे हैं। या फिर आपने सुना होगा रीवैल्यूएशन, हम करते हैं एसेट्स को कभी कभी रीवैल्यू। जब भी रीवैल्यू करोगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिर से बदल जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे बदलती है अकाउंटिंग। हम डायरेक्टली क्वेश्चन देख रहे हैं, आपने हेडिंग डाली हुई है सब्सिक्वेंट चेंजेस इन डेप्रिसिएशन। आइएगा पेज 166 पर। Page 166, question 23. A machine costing 6 lakh is depreciated on straight line basis, assuming 10 years working life, nil residual value for 3 years. Total life हमने इसकी मानी थी 10 साल, और 3 साल हम इसको डेप्रिशिएट कर चुके हैं टोटल लाइफ 10 के हिसाब से। द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd ईयर वॉज रीअसेस्ड एट 5 years। हमने सोचा था लाइफ 10 साल है, अब अगर 3 बीत गए तो कितने बचने चाहिए थे? 7। लेकिन हमें पता चला हमारा अंदाज़ा गलत था। ये मशीन आगे 7 साल के लिए नहीं चलेगी, 5 सालों के लिए चलेगी। शब्द क्या आया? रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ। अब इसकी बची हुई लाइफ कितनी है? 5 साल। तो अब ये अंदाज़ा बदल गया है लाइफ का। आपको चेक करना है डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर। सबसे पहले एक बार याद करेंगे डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। डेप्रिसिएशन मीन्स एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन का मतलब वियर एंड टीयर नहीं है। डेप्रिसिएशन मीन्स हम कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट को कुछ सालों में हम डिवाइड कर देंगे। कितने सालों में? जितने सालों की एसेट की लाइफ है। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे 3 साल में कितना डेप लग चुका है। बहुत आसान है, चेक करते हैं। हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं SLM से। मेथड हमारा SLM है, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन वही कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में n। कॉस्ट 6 लाख, स्क्रैप नील, लाइफ 10 years। 60,000 डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड। कितने साल डेप लग चुका है? 3 years। SLM है
तो हर साल 60,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन 180 का लग चुका है। जब भी लाइफ या स्क्रैप चेंज होगा, हम पहले चेक करेंगे कितना डेप लग चुका है। इसका मतलब क्या इस 1,80,000 को मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, कॉस्ट ऑलरेडी एलोकेटेड इज़ 180। जितनी कॉस्ट हम P&L में डेबिट कर चुके हैं, तो कॉस्ट ऑलरेडी एलोकेटेड। ऑलरेडी की जगह आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस्ट एलोकेटेड टिल डेट, आज तक 1,80,000। और कॉस्ट येट टू बी एलोकेटेड, जो खर्चा अभी एलोकेट होना बाकी है, येट टू बी एलोकेटेड, क्या हम कह सकते हैं 6 लाख टोटल कॉस्ट माइनस 180। 6 लाख की टोटल कॉस्ट में से 180 एलोकेट हो चुका है, तो बचा कितना, 4,20,000। इसी को नाम WDV कहते हैं, इसी को बुक वैल्यू कहते हैं, इसी को कैरिंग अमाउंट कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ट्रू फॉल्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। WDV हमने फॉर्मूला लिखा था, कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टिल डेट, आज तक जितना डेप लग चुका है। तो रिज़ल्ट आया 420, यही WDV है, यही बुक वैल्यू है, यही कैरिंग अमाउंट है, और इसी को क्या कहेंगे, कॉस्ट येट टू बी एलोकेटेड। तो कैरिंग अमाउंट सुनने में लगेगा फैंसी सा वर्ड है, पता नहीं क्या है, लेकिन मतलब क्या है इसका, बुक वैल्यू। तो क्या हम कह सकते हैं अब आने वाले सालों में हमें कितनी कॉस्ट फर्दर एलोकेट करनी है, 420। 180 तो एलोकेट हो चुकी है, जो हो चुका है उसका अब कुछ नहीं हो सकता, वो पास्ट है। अब फर्दर 420 एलोकेट करनी है, इसका मतलब डेप्रीसिएशन फॉर 4th ईयर, डेप्रीसिएशन फॉर 4th ईयर कौन से सिस्टम से, SLM से, 4,20,000 माइनस स्क्रैप नील अपॉन में लाइफ 5। $4,20,000 माइनस स्क्रैप नील अपॉन में लाइफ 5, 84,000। तो देखो हमने क्या किया, अगर आपका लाइफ का एस्टिमेट या स्क्रैप का या रिवैल्यूएशन हो जाता है, कुछ भी ऐसे चेंजेस एसेट्स में आते हैं, आप सबसे पहले तो जो कॉस्ट एलोकेट हो चुकी है उसको हटा दो। तो पहले हमेशा ये चेक करना पड़ेगा आज तक का डेप कितना लग चुका है। ऑलरेडी P&L में डेबिट है 180, इसको पहले तो हटाओ कॉस्ट में से, 6 लाख माइनस 180, तो बची हुई कॉस्ट है 420। अब नए एस्टिमेट के हिसाब से कितना अमाउंट एलोकेट होगा, 4,20,000। तो 420 माइनस नील अपॉन में 5, मतलब हमने ना फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल दिया। SLM का फॉर्मूला आ रहा था
कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में लाइफ। लाइफ बदलते ही हमने फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल दिया, कॉन्सेप्ट सेम रखा है लेकिन फॉर्मूला बदल गया। अभी तक आप ऐसा सीखते थे कुछ भी हो फॉर्मूला इज़ फॉर्मूला, ऐसा नहीं होता। आंधी आएगी फॉर्मूला बदलेगा, तूफान आएगा फॉर्मूला बदलेगा, बेस वहीं रहेगा लेकिन फॉर्मूले को हम बदल देंगे। हम मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिचुएशन बदलेगी, बेस सेम रखोगे, फॉर्मूले को आप बदल दोगे। ओरिजिनल फॉर्मूला था कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में एन। लाइफ के बदलते ही ये फॉर्मूले में चेंजेस आ गए। एन की जगह एन थी टोटल लाइफ, अब लाइफ हो गई रिमेनिंग लाइफ। कॉस्ट थी टोटल कॉस्ट, अब वो नहीं, अब आई कॉस्ट येट टू बी एलोकेटेड माइनस स्क्रैप। क्या बेस सेम है फॉर्मूले का? बेस सेम है, बेस सेम है, लेकिन फैक्टर्स, पैरामीटर्स आप अपने अकॉर्डिंग बदल दोगे। तो 4th ईयर की डेप्रिसिएशन, बची हुई कॉस्ट 4,20,000, इसको एलोकेट कर देंगे हम आगे आने वाले 5 सालों में। क्योंकि मेथड SLM है तो डेप्रिसिएशन 5th ईयर का भी कितना आएगा? 84,000, 6th ईयर का भी 84,000, 7th ईयर का भी 84,000। यहाँ तक कोई डाउट माइंड में आता है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29, हमने खरीदे हैं एयर कंडीशनर्स फॉर 12,25,000 ऑन 1/1/17। एक 1/17 को हम लाए हैं AC। एक 1/17 को AC खरीदे 12,25,000 के, स्क्रैप 25,000, लाइफ 10 ईयर्स, डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड बाय SLM। चेक करते हैं डेप्रीसिएशन एवरी ईयर, वेरी इजी। Depreciation every year by SLM, cost minus scrap divided by 10। हम AC लाए और SLM से हमने डेप लगाना शुरू किया। सीधी सादी ज़िंदगी चल रही है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में एन। अब 2021 में, इन 2021 एयर कंडीशनर्स वर रीवैल्यूड अपवर्ड्स। अब हमने लगाया रीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट और रीवैल्यूएशन हमने किया अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब वैल्यू को बढ़ाना, है ना। अपवर्ड मतलब हम वैल्यू को बढ़ाएंगे, डाउनवर्ड मतलब हम वैल्यू को घटाएंगे। जब हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन की, हमने 2021 में वैल्यू को बढ़ाया है। तो जब हम कहते हैं हमने वैल्यू को बढ़ाया है, कौन सी वैल्यू? क्या ओरिजिनल कॉस्ट को बढ़ाया
या WDV को बढ़ाया? WDV को, रिटर्न डाउन वैल्यू को बढ़ाना, रीवैल्यूएशन अपवर्ड, डाउनवर्ड रिटर्न डाउन वैल्यू को घटाना। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब वही कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट। आज तक का सारा डेप माइनस करेंगे तो आएगा WDV। अब सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लिखा है इन 2021, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला इन 2021, कहीं पे क्वेश्चन बोलेगा इन जून 2021, कहीं पे क्वेश्चन बोलेगा इन अप्रैल 2021। देखो जब भी बात होगी ना रीवैल्यूएशन की और जब भी बात आएगी डेप्रिसिएशन लगाने की, ये दोनों ही इवेंट्स हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में साल के आखिरी दिन होते हैं हमेशा। डेप्रिसिएशन भी कब लगेगी? साल के आखिरी दिन। रीवैल्यूएशन भी कब होगा? साल के आखिरी दिन। तो ये कैसे बोल रहे हैं जून 21, अप्रैल 21? ये डिसीजन की डेट है। डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है रीवैल्यूएशन होगा। डायरेक्टर्स ने कहा है लाइफ बदल गई है। ये डिसीजन की डेट्स हैं, अकाउंटिंग के लिए इररेलेवेंट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने डिसीजन 1 अप्रैल को लिया, 15 मई को लिया, 30 सितंबर को लिया, कभी भी लिया हो आपने डिसीजन। रीवैल्यूएशन बुक्स में कब होगा? साल के आखिरी दिन। डेप्रिसिएशन कब लगेगा? साल के आखिरी दिन। तो जब ये बोलते हैं इन 2021, तो रीवैल्यूएशन कब करना है हमें? साल के आखिरी दिन। इन 2021 AC वर रीवैल्यूड अपवर्ड्स और आपको निकालना है डेप्रिसिएशन 2021 का। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? WDV, कॉस्ट येट टू बी एलोकेटेड। चेक करें WDV। WDV का मतलब कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट। कॉस्ट 12,25,000। गलती होगी यहाँ पे, गलती से 12 लाख नहीं ले लेना है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप नहीं है, कौन सी वैल्यू है? कॉस्ट। 12,25,000 की कॉस्ट माइनस 1 साल का डेप 1,20। कितने साल का डेप लग गया? 2017, 18, 19, 20। 21 का तो हम निकालेंगे अभी। तो कितने का लग चुका है? 17, 18, 19, 20। 4 साल डेप लगा चुके हैं, तो इनटू में 4। तो ये मिलेगी हमें WDV 12,25 माइनस 4,80, 745। अब इस WDV में सबसे पहले करेंगे रीवैल्यूएशन, ऐड रीवैल्यूएशन। यानी कि 9,45,000 इज द अमाउंट cost yet to be allocated.
हमने WDV का फॉर्मूला बदल दिया। अभी हम कह रहे थे कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट, अब हम कह रहे हैं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट प्लस रीवैल्यूएशन। जगह जगह CA के अंदर आप देखोगे हम रेगुलरली फॉर्मूलेस को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आंधी आए तूफान आए सेम रहेगा, आंधी आएगी फॉर्मूला बदलेगा, तूफान आएगा फॉर्मूला बदलेगा, लॉजिक सेम रहेगा। क्या हम कह सकते हैं आने वाले सालों में अब सिर्फ 745 को एलोकेट नहीं करना, क्योंकि आपने 2 लाख से वैल्यू को बढ़ा दिया है, तो अब आपके लिए कॉस्ट जो आपको एलोकेट करनी है वो कितनी हुई? 9,45,000। अब निकालें डेप्रिसिएशन 2021 का SLM से। तो कॉस्ट लेंगे 945 माइनस स्क्रैप, लॉजिक सेम रहेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में n। हाँ, लेकिन कॉस्ट अब ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, वो हो गई 945 माइनस करेंगे स्क्रैप 25,000 अपॉन में करना है रिमेनिंग लाइफ। तो टोटल लाइफ 10 है, 10 में से 4 साल निकल चुके हैं, तो बैलेंस कितने बचे? 6 साल। तो 945 माइनस 25 अपॉन में 6, 153333। बोलो कुछ कुछ समझ आ रहा है? फॉर्मूले को हम बदलेंगे, लॉजिक हमारे पास है, जितनी कॉस्ट रह गई है उसको एलोकेट कर देंगे हम आने वाले सालों के अंदर। ठीक है? हाँ जी। ना 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 ना, आपने जब यहाँ पर माइनस किया 1225 में से किया तो स्क्रैप माइनस नहीं हुआ, फर्दर वापस माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि वो तो आप अभी सिर्फ कॉस्ट पे फोकस कर रहे हो ना। आपने ये 1/20 का डेप निकालने के लिए स्क्रैप माइनस किया था, डेप निकल गया, डेप आपने कॉस्ट में से माइनस कर दिया, तो ये फिर से कॉस्ट ही तो आई आपकी, अभी स्क्रैप माइनस नहीं हुआ। तो जब डेप निकालोगे अगला नया वाला फिर से स्क्रैप माइनस होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज, RTP में 20। कोशिश करना ये ज़रा आप अपने आप निकालना।
1,60,000। चलिए अभी चेक कर लेते हैं। 80,000। तो दो आंसर आ रहे हैं, 80 और 160। तो डेप्रीसिएशन निकालेंगे 6,40,000, कॉस्ट येट टू बी एलोकेटेड माइनस स्क्रैप निल अपॉन में रिमेनिंग लाइफ। क्या रिमेनिंग लाइफ गिवन है? रिमेनिंग लाइफ वॉज रीअसेस्ड एट 8 years। तो 640 अपॉन में 8, 80,000। तो 160 जिन्होंने निकाला, कैसे निकाला आपने? आपने क्या किया? रिमेनिंग लाइफ 4 years। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ आपको क्वेश्चन में हमेशा केयरफुली रीड करनी पड़ेगी कि वो आपको टोटल लाइफ दे रहे हैं या रिमेनिंग लाइफ दे रहे हैं। तो जब रिमेनिंग ही दे रहे हैं तो डिवीज़न सीधा 8 से होगा, और अगर वो टोटल दे रहे हैं फिर आपको माइनस करने पड़ेंगे वो साल जो निकल चुके हैं, और बैलेंस से फिर आप डिवाइड करोगे। तो ये छोटा सा खेल ये ICI आपके साथ खेलेगा। तो यहाँ केयरफुल रहना है कि लाइफ टोटल गिवन है या फिर रिमेनिंग गिवन है। क्या और दोस्ती हो गई इस कॉन्सेप्ट से? क्लियर? किसी को कोई भी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, MTP 2 November 21। मैम टोटल ईयर्स तो 10 थे, हाँ, उसमें से 4 माइनस हो गए तो हाँ, 6 इसका बचे मतलब ना? है यहाँ पे लाइफ भी रीअसेस हुई है, 2 चेंजेस हुए हैं, रीवैल्यूएशन भी हुआ है और लाइफ भी रीअसेस हुई है। इसलिए रिमेनिंग लाइफ 8 आ रही है, अदरवाइज 6 आती। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से कोशिश करेंगे, खुद करेंगे, सही सही सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही बुलंद आवाज़ में पहला आंसर आ गया है, 87,500। ओके, गलत है। 4 लाख है डेप्रिसिएशन। देखिए चेक कीजिएगा, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, ये पेपर प्रेजेंटेशन नहीं है। पेपर प्रेजेंटेशन ये है, दिस इज़ दी पेपर प्रेजेंटेशन। फ़िलहाल मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, कॉस्ट चल रही है 50 लाख माइनस हर साल का डेप 5 लाख। कितने साल लग चुका है? 4 साल लग चुका है। ये माइनस करेंगे, WDV आएगी, इसमें ऐड करेंगे रीवैल्यूएशन, अपवर्ड 2 लाख, डिवीज़न होगा रिमेनिंग लाइफ से, रिमेनिंग लाइफ 8 years। तो डेप्रिसिएशन फॉर द 5th year इज़ 4 लाख। बताइए कोई भी डाउट? अच्छा, जर्नल एंट्री जब हम करते हैं रीवैल्यूएशन, तो जर्नल एंट्री क्या बनती है? आप जब रीवैल्यूएशन अपवर्ड करते हो तो एसेट की वैल्यू को आप बढ़ाते हो। अब एसेट जब भी बढ़ेगा तो एसेट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। तो आपने रीवैल्यूएशन किया अपवर्ड, एसेट की वैल्यू को आपने बढ़ाया, तो सपोज प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। इस क्वेश्चन में बात करें 2 लाख से, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 2 लाख 2। अब हम एक नया रिजर्व ओपन करते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व।
तो जब भी आप एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, दूसरा इफ़ेक्ट कहाँ है इस वैल्यू को बढ़ाने का? तो किताबों के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक नए रिजर्व का जन्म होगा जिसका नाम क्या है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। जितने भी ये हमारे रिजर्व्स हैं ना, ये सब गवर्नड हैं कंपनीज एक्ट 2013 से। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्न होने चाहिए ये, लेकिन यहाँ कंपनीज एक्ट बोल रहा है और एएस और एक्ट दोनों में सुपरसीड कौन करेगा? दोनों में हायर अथॉरिटी किसकी है? एक्ट की है, क्योंकि एक्ट गवर्नमेंट बनाती है पूरी कंट्री को माइंड में रखकर, और एएस आईसीएआई बनाती है सिर्फ अकाउंटिंग को माइंड में रख के। तो जहाँ पर एक्ट बोलेगा वहाँ एएस चुप रहेगा। जैसे बैंकिंग कंपनीज पे कौन कौन से एक्ट लगते हैं? और कंपनीज एक्ट, दोनों में क्लैश होगा तो कौन प्रिवेल करेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जिसकी अथॉरिटी हायर है वो प्रिवेल करेगा। कंपनीज एक्ट सारे रिजर्व्स के बारे में बात करता है, इसलिए एएस चुप है। जैसा कंपनीज एक्ट बोलेंगे वैसा हम करेंगे। कंपनीज एक्ट सेज जब भी रिवैल्यूएशन करोगे तो रिजर्व क्रिएट करोगे जिसका नाम होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब इसका आगे हम क्या करेंगे? रिजर्व क्रिएट किया, इसका मतलब बैलेंस शीट में ये यहाँ दिखेगा रीवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख। अब रिजर्व्स का आगे क्या होगा? हर रिजर्व के बारे में कंपनीज एक्ट बता रहा है। कंपनीज एक्ट कह रहा है इस रिजर्व का फर्दर यूज़ सिर्फ एक होगा। अब जब कभी आगे जाके आप डाउनवर्ड रीवैल्यू करोगे तो आप एंट्री क्या बनाओगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। मान लो आपने 1.5 लाख से किया है तो 1.5 लाख रिजर्व यूज़ हो गया, 50 बचा हुआ है, बचा रहेगा। आगे जाके जब डाउनवर्ड करोगे यूज़ करना, जब अपवर्ड करोगे क्रिएट करना, जब अपवर्ड करोगे रिजर्व क्रिएट करोगे, डाउनवर्ड करोगे रिजर्व को यूज़ करोगे। क्योंकि ये जो रीवैल्यूएशन हम करते हैं ये हम किस वजह से करते हैं? हमारे फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं कॉस्ट के बेसिस पे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं हम और पीपीई को कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो जो एसेट 20 साल पहले ख़रीदा था वो भी किस प्राइस पे दिख रहा है? कॉस्ट पे। जब कोई एसेट 20 साल पुराना हो जाता है ना तो उसकी कॉस्ट में और आज की वैल्यू में बहुत डिफरेंस आ जाता है। उस हाई डिफरेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन। और वैसे जो रीवैल्यूएशन होता है वो नॉर्मल रनिंग बिजनेस में नहीं होता। रीवैल्यूएशन हमेशा आप तब करते हो जब या तो अमालगमेशन हो रहा है या डीमर्जर हो रहा है, या आपने पार्टनरशिप के केस में देखा होगा रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ। जब बड़ा चेंज होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तब रीवैल्यूएशन होगा। वैसे चलते बिजनेस में रीवैल्यूएशन नहीं होता। तो अपवर्ड की एंट्री क्या थी? एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। डाउनवर्ड की रीवैल्यूएशन रिजर्व टू एसेट। अच्छा, अब एक खेल खेलें। मान लो, हाँ खेल मतलब छुपन छुपाई नहीं, अकाउंट्स का खेल। मान लो आपने अपवर्ड किया 2 लाख से, तो आपने एंट्री क्या बनाई? 2 लाख। तो आर में आर नहीं, आर में कितने पैसे पड़े हैं? 2 लाख। अब मान लो अगले साल ना आपने डाउनवर्ड किया। अब डाउनवर्ड पता है कितना कर रहे हो आप? 2.5 लाख कर ही सकते हैं। डाउनवर्ड जा रहा है 2.5 लाख।
अब अगर डाउनवर्ड 2.5 लाख जा रहा है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व जो डेबिट होगा ये तो मैक्सिमम 2 लाख होगा। मैम 2.5 क्यों नहीं हो सकता? 2.5 होते ही नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कैसे आएगा? रिजर्व पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो मैक्सिमम कितना डेबिट होगा? 2 लाख। और हम डाउनवर्ड जा रहे हैं 2.5 से, तो क्या करें? तो अकाउंट का सीधा सिस्टम है, जिसका कोई नहीं होता उसका P&L होता है, सस्पेंस नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका P&L होता है। P&L से लेकर आओ। P&L से कितना? 50,000। तो RR डेबिट, P&L डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी। ईयर एंड में नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन पे, हर साल के एंड पे नहीं। हाँ नहीं, देखो पार्टनरशिप के केस में तो प्रॉफिट पार्टनर्स के पास जाना है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। व्हाट अबाउट कंपनी? कंपनी कर रही है, रीवैल्यूएशन कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट पार्टनर के पास जाएगा, कंपनी के केस में रिजर्व में जाएगा। और हम क्लास में जब भी जनरल अकाउंटिंग करते हैं ना, वो देखो भाई सो गया, रात को बाबू सोना, सुबह क्लास में सोना। हाँ, हम लोग अकाउंट्स के अंदर जब भी अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं ना, हम हमेशा कंपनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीए को किसका ऑडिट करना है? कंपनी का। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग हमेशा कंपनी की करते हैं। हाँ, स्पेसिफिकली पार्टनरशिप की बात करें तो प्रॉफिट बच जाएगा उस केस में पार्टनर्स में। ठीक है, क्लियर? एनी अदर डाउट? रिजर्व, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे, रिजर्व बना रहे हैं। रिजर्व अकाउंट क्रेडिट क्यों किया है? जब भी आपका अकाउंट्स के अंदर कुछ भी चेंज होता है कैपिटल नेचर का, तो हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। कैपिटल नेचर मतलब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो वंस इन अ वाइल होती है, बारी बारी नहीं। तो रीवैल्यूएशन वंस इन अ वाइल होगा, उस केस में हमेशा रिजर्व क्रिएट होगा। आपने जनरल रिजर्व को छोड़ के कौन से रिजर्व सुने हैं? अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यस, फॉर चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अगर काम करते करते किसी को चोट लग जाती है तो उसकी पेमेंट के लिए। और जनरल रिजर्व तो हो गया। और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यस। और कंपनी अकाउंट्स में कोई रिजर्व? कैपिटल रिजर्व। जितने रिजर्व हैं चेक करना, सारे उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो कभी कभी होती हैं, इनको हम कहते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो रिजर्व बनाओगे और रिजर्व हमेशा क्या करोगे? क्रेडिट, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट इन द नेचर ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, क्लियर? तो अगला क्वेश्चन अब जल्दी से कर दो। MTP1 May 21 हो गया? देखो क्लास के चीते बच्चे कह रहे मैम जब आप बता रहे थे जनरल चीज़ें हमने तो क्वेश्चन ही कर डाला। MTP1 May 21। हाँ, तो सब लोग सॉल्व कीजिए, कोशिश करेंगे पूरी क्लास का एक ही आंसर आए अब की बार। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। 3,20,000।
बोलिए आ गया सबका? 320। उसके बाद पेज नंबर 159 पर आएंगे। पेज 159 रीड आउट कीजिएगा एक बार, रिवीजन ऑफ द यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ पीपीई। एक बार ज़रा रीड करके देखिए, बात सारी समझ में आ रही है? कोई डाउट हो तो आप पूछिए। पेज 159 रिवीजन ऑफ द यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ पीपीई। MTP1 May 21, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, एक बार बता देते हैं। देखो मशीन की कॉस्ट है 40 लाख, ठीक है, 40 लाख की कॉस्ट है। हम डेप्रिसिएशन SLM से लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो 40 लाख माइनस स्क्रैप निल लाइफ 10, तो डेप आ गया 4 लाख का। अब जो रीवैल्यूएशन हो रहा है वो 5th ईयर में हो रहा है, एट द एंड ऑफ 4th ईयर, तो 4 सालों का डेप लग चुका है, तो 4 लाख इंटू में 4, कॉस्ट में से माइनस किया, WDV आ गई, फिर हमने रीवैल्यूएशन किया 160 से। तो रीवैल्यूएशन क्या करना है, फिर हमें ऐड करना है। हाँ 40 लाख फिर से आ गई, 36 लाख का 160, हाँ 40 लाख फिर से आ गई, और उसके बाद आपका रिमेनिंग लाइफ 8, रिमेनिंग ही दिया हुआ है तो माइनस करना नहीं है, अपॉन में 8, तो आपका डेप 320, ठीक है ना। अब वो 40 फिर से आ गया तो आ गया, उसमें क्या है, 50 कैसे आएगा? आपने किया 40 लाख माइनस 4 लाख इंटू 4 प्लस 160 अपॉन में 8। कैलकुलेशन कोई गड़बड़ आ रही है? कैलसी पे करके देखो क्या हो गया। $16 लाख और 160 है, सेम नहीं आ रहा है ना। आपका डाउट क्लियर हो गया? अब आपका क्या है? अरे कैलसी पे करके देखो, 40 लाख माइनस 16 लाख प्लस 160 डिवाइडेड बाय 8, 320 आ रहा है। ऐसा भी डाउट आता है? देखो कैलसी पे करके। आया आंसर? एक सेकेंड। हाँ जी, योर डाउट। हाँ उसमें तो पूरा ही कैपिटल नेचर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। कंपनी के केस में रिजर्व, कंपनी में हमेशा रिजर्व, क्योंकि प्रॉफिट बटेगा नहीं ना शेयर होल्डर्स में, और पार्टनर्स में बच जाएगा, इसलिए वहाँ पे हम अकाउंट बना के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर? पेज नंबर 159 देखिए ज़रा, रिवीजन ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू पढ़ के देखिए। कोई डाउट इसमें आया? कोई डाउट नहीं आया? तो एक तो देखो इस बात को समझना, AS10 ने क्या कहा। AS10 बहुत ही कमाल का AS है, कह रहा है लाइफ और स्क्रैप चेक करोगे कब? हर साल। कह रहा है डेप्रिसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, करोड़ों का एसेट, करोड़ों की डेप्रिसिएशन, हर साल चेक कर लेना लाइफ स्क्रैप आपका ठीक चल रहा है कि नहीं। जहाँ आपको लगे चेंजेस करने हैं वैसे ही आप उसको चेंज कर देना। और यहाँ पर देखो अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट, अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट जिसको हम कह रहे हैं कॉस्ट येट टू बी एलोकेटेड। और क्या कह रहे थे इसको? WDV। और क्या कह रहे थे? बुक वैल्यू। और क्या कह रहे थे? कैरिंग अमाउंट। और क्या कह रहे हैं? अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट। जैसे आपके भी बहुत सारे नाम होते हैं ना,
एक बाहर का होता है, एक घर का होता है, एक आपके बॉयफ्रेंड ने रखा होगा जानू जान, है ना, एक आपके भाई बहन ने रखा होगा सड़ू, गुस्से वाले, ऐसे तो सारे नाम होते हैं ना। ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारे नाम हैं। अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट should be charged over the revised remaining useful life. It means prospective. कैलकुलेशन कैसे होगा? प्रोस्पेक्टिव होगा। रिमेनिंग लाइफ पे चेंजेस करेंगे, जो लाइफ बीत चुकी है उसके बारे में नो चेंजेस एट ऑल। जो डेप लग चुका है वो लग चुका है। तो सिस्टम अकाउंटिंग का क्या है? प्रोस्पेक्टिव। फर्दर उसके बाद जर्नल एंट्रीज क्लियर है? क्या ये लाइन क्लियर है? अगर आप पहली बार रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, पहली बार, और वो भी कैसे हो रही है? डाउनवर्ड, तो आपके पास रिजर्व तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपने तो पहली बार रिवैल्यूएशन किया। तो उस केस में एंट्री क्या बनाओगे? P&L टू एसेट। अब एक चीज़ को ना आप लोग अपने माइंड में बिठा के चलना। अभी 1 मंथ हुआ है, धीरे धीरे महीने बीतते जाएंगे, सिलेबस बढ़ता जाएगा, तो आपकी एक टेंडेंसी आती है, इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। आप और यार इम्पोर्टेंट पकड़ लेते हैं, कम इम्पोर्टेंट लग रहा है छोड़ देते हैं। आप कम इम्पोर्टेंट डिसाइड करोगे कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। तो आप डिसाइड करोगे ये तो कभी पूछा ही नहीं है, बेकार है ये तो। लेकिन मेरी इस बात को ध्यान रखना, अकाउंट्स में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ भी बेकार नहीं है। ये बच्चे समझते हैं बेकार इसमें क्या तो है। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा 6 मार्क्स का इसके ऊपर, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में। क्या डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट इतनी है, रीवैल्यूएशन का अमाउंट ABC, 3 केसेस, तीनों में ही उन्होंने आपसे पूछी थी प्रिपेयर जर्नल एंट्री, कि रीवैल्यूएशन के केस में जर्नल एंट्री क्या होगी। तो मेरी इस बात को प्लीज़ अकाउंट्स में ध्यान रखना, यहाँ कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, और दूसरे शब्दों में यहाँ सब कुछ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ भी आपको अकाउंट्स के अंदर छोड़ना नहीं है। क्या मैम ये वही अकाउंट्स है जिसमें इंटरेस्ट की वजह से हमने CA ज्वाइन किया था? बेटा वो तो आपके साथ बड़ा धोखा हुआ है, वो तो मैं आपको क्या बताऊँ, ये वो अकाउंट्स है ही नहीं जिसमें इंटरेस्ट की वजह से आपने CA ज्वाइन किया था। CA इंटर में अकाउंट्स का सिलेबस ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस 2 चैप्टर बस। चैप्टर 2 ही है ना, मज़ा तो चैप्टर में आएगा ना। क्वेश्चन मज़ा तो चैप्टर में है, AS तो पूरा थ्योरी है। AS में क्या मज़ा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या कह रहे हैं, सिलेबस सारा नई स्कीम का। आप लोग नई स्कीम में आओगे ना CA इंटर में, सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस 2 चैप्टर दे दिए कि चलो बच्चों को लगे अकाउंटिंग कर रहे हैं। और CA फाइनल सारा का सारा इंड-AS, कोई भी चैप्टर नहीं, 0 चैप्टर। तो ये अकाउंट्स वो नहीं है, ये अकाउंट्स वो है जिसके आपको लाखों कमाने हैं। वो ऑडिट करोगे ना आप, चेकिंग, तो चेकिंग कैसे करोगे? स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर। तो ये वो वाली अकाउंट नहीं है। ये अकाउंट कौन सी है? जिसमें लाखों कमाने हैं। लाखों कमाने का मतलब है एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं, छोटा सा भी पॉइंट छोड़ना नहीं। पक्का प्रॉमिस? धरती माता की कसम। अब इसके ऊपर वाले पैराग्राफ पर आओ, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक बार इसको आप रीड आउट कर लो पहले, साथ साथ अंडरलाइन भी कर लेना।
जनरली आप अकाउंट्स में कोई भी मेथड चेंज नहीं कर सकते। उसका एक रीज़न था, एक कॉन्सेप्ट था, कंसिस्टेंसी, सेम मेथड्स टू बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन देयर इज़ एन एक्सेप्शन ओनली फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने अलाउ किया है, अगर आपको लगता है कि आपको मेथड चेंज करना चाहिए आप कर सकते हो। कब? हर साल। आप हर साल देख लो, आपको लग रहा है मेथड आपका सही है, कहीं भी आपको लगता है चेंज करना है तो आप उस केस में चेंज कर सकते हो। तो जनरली मेथड चेंज नहीं हो सकता, लेकिन डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो सकता है। WDV से SLM या WDV से प्रोडक्शन यूनिट, SLM से WDV या SLM से प्रोडक्शन यूनिट, 3 मेथड अलाउड है, तो आपस में आप मेथड को चेंज कर सकते हो। पहले हम अकाउंटिंग देखते हैं, मेथड चेंज होने पर अकाउंटिंग कैसे होगी। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे हम। पहले अकाउंटिंग समझते हैं, फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझेंगे चेंज इन मेथड का। पेज नंबर 169 पर आएंगे। पेज 169, RTP May 21। RTP May 21, फर्स्ट पैराग्राफ में तो देखो वही इन्फॉर्मेशन है, मशीन खरीदी, मशीन बेची। सेकंड पैराग्राफ देखो, अंडर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस कंपनी प्रोवाइड्स फॉर डेप एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब हम SLM से डेप लगा रहे हैं। हाउएवर from the year 22 it decided to adopt WDV method at a rate of 15%। तो इन्होंने फर्स्ट मशीन 2019 में खरीदी थी। 19, 20, 21 ये क्या लगाते रहे हैं? SLM। और 22 से क्या लगा रहे हैं? WDV। मेथड चेंज का इफ़ेक्ट भी प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। तो 19, 20, 21 में हम क्या लगाएंगे? SLM। और 22 से हम किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? WDV पे। तो करके देखते हैं कैसे हम इसको शिफ्ट करेंगे। हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स 21, 22 और मशीन खरीदी है 19 में। अकाउंट बनाना है 21, 22 का। इसका मतलब बैलेंस BD से जो है ये स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले अकाउंट बनाते हैं। बुक्स ऑफ मेसर्स रॉक्सी, ट्वेंटी 22 का अकाउंट है तो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 21 से
या 1 अप्रैल 21 से? जनवरी, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है, दैट मीन्स कैलेंडर ईयर, और ऐसे लिखा होता दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर। तो छोटे से हाइफन की कहानी है ये। 2021 लिखा है मतलब कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी 21। बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लोग खुद निकाल के देखें, आराम से क्वेश्चन पढ़ें और बैलेंस बीडी कोशिश करें निकालने की। क्या करना है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टिल 2020। हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालना है, तो 19 और 20 का डेप हमें माइनस करना है। तो पहले तो 19-20 में मशीन कितनी थी? 2 मशीन थी हमारे पास। एक तो हमने 1 जनवरी को ही ख़रीदी थी और दूसरी 1 जुलाई को। तीसरी मशीन वो हम 2021 में लाए हैं। उस मशीन का बैलेंस बीडी में कोई रोल नहीं है। अब डेप्रिसिएशन 2019 में लगाएंगे, तो कौन सा मेथड चल रहा था? 10% SLM। जो मेथड चल रहा था वही लगाएंगे हम। यहाँ पे 40,000 पूरे साल की, और सेकंड मशीन पे आधे साल की। सिंपल SLM डेप्रिसिएशन। इसके बाद देखो 2020 के लिए, (2020) में भी मेथड कौन सा लगा हुआ है? SLM। फर्स्ट मशीन पे फुल ईयर 40,000, सेकेंड मशीन पे फुल ईयर 16,000। मशीन खरीदी है 2019 में और अकाउंट स्टार्ट करना है 2021 से, तो इस केस में वर्किंग नोट में बैलेंस बीडी निकालना पड़ेगा। मतलब अभी तक की डेप्रिसिएशन चार्ज जो है वो माइनस करनी पड़ेगी। इतनी ही डेप्रिसिएशन हमने अभी तक लगाई है दोनों मशीन पे। यहाँ पे WDV निकालते हैं। WDV एज ऑन 31/12/20, और यही क्या बनेगा? 1 जनवरी 21। 31/12/20, 1 जनवरी 21
देखें WDV 3,20,000, 1,36,000। तो हमारा बैलेंस BD आ गया 456, दोनों का कंबाइंड 456। तो यहाँ पर नंबर डाल दिया है हमने 1, वर्किंग नोट नंबर 1, बैलेंस BD 456। यहाँ तक कोई भी डाउट हो पूछ लें। क्रिस्टल क्लियर? तो इसको हम अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं 456। इसके बाद 1 जुलाई 21 को, क्योंकि हम अब ईयर 21 में आ गए हैं, 1 जुलाई 21 को मशीन जो हमने 2019 में ख़रीदी थी 1 जैन को, वो हमने बेच दी है 2.5 लाख में। कब बेची? 1 जुलाई 21। कौन सी मशीन बेची? पहले वाली। तो पहले तो इस पे डेप निकालते हैं। डेप फॉर 2021, 2021, क्योंकि मेथड चेंज हो रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा किस साल से चेंज हो रहा है। 2021 में कौन सा मेथड लगा हुआ है? SLM। चेंज 22 से हो रहा है, तो 21 में SLM से ही डेप निकलेगा। SLM का मतलब सेम डेप, 40,000 फुल ईयर, तो हाफ ईयर 20,000। इस मशीन पे डेप लगेगा 6 महीने का, क्योंकि हमने ये 1 जुलाई 21 को बेच दिया है। तो इस मशीन की देखें बुक वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 21, 3 लाख। जिस दिन ये मशीन हमने बेची है 3 लाख की थी, और हमने इसे बेचा है 2.5 लाख में। तीन लाख की मशीन 2.5 लाख में बेच रहे हो, 50,000 का लॉस। मेथड 22 में चेंज हुआ है, 21 तक SLM ही लगा हुआ है। तो पहली मशीन पहले साल 40,000, 20 में भी 40,000 और 21 में 20,000। तो मशीन सेल की है। सेल से रिलेटेड 3 चीज़ें अकाउंट्स में जानी है, तीनों चीज़ों को पोस्ट करते हैं। 1 जुलाई 21, सेल प्रोसीड्स 250, डेप्रिसिएशन 20, लॉस ऑन सेल 50। वर्किंग नोट की नंबरिंग 2021, वर्किंग नोट नंबर 2, लॉस वर्किंग नोट नंबर 3। फर्स्ट मशीन हमने सेल कर दी है। नई मशीन भी हमने ख़रीदी है 30 सितंबर।
तो 30th सितंबर टू बैंक, इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो हमें जाना है आखिरी दिन 31/12/21 पर और चेक करना है डेप्रिसिएशन करंट ईयर का रिमेनिंग मशीन्स पे। चेक करते हैं सेकंड मशीन 2021 SLM मेथड लगा हुआ है डेप 16। सेकंड मशीन पूरे साल हमारे पास रही है 16,000। थर्ड मशीन हमने खरीदी है अब 30 सितंबर 21 को 60,000 में। डेप्रिसिएशन मेथड SLM 10%, तो पूरे साल का 6,000 हमें चाहिए 3 महीने के लिए। $1,500। बोलो डेप समझ आता है? तो इस साल का डेप रिमेनिंग मशीन पे 17,500 रुपये, 16,000 सेकेंड मशीन पे, 1,500 थर्ड मशीन पे। तो इस साल का डेप आ गया 17,500। सेम वर्किंग नोट नंबर 2। ईयर 2021, कहीं भी कोई भी डाउट? ऑल क्लियर? तो क्योंकि 22 से मेथड बदल रहा है, हम 1 मिनट यहाँ पे एक अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। WDV एज ऑन 31/12/21, क्योंकि अगले साल से मेथड बदलेगा तो हमें चाहिए कॉस्ट येट टू बी एलोकेटेड। WDV निकाल रहे हैं एज ऑन 31/12/21। फर्स्ट मशीन नील, मशीन है ही नहीं हमारे पास, फर्स्ट मशीन बेच चुके हैं हम। सेकेंड मशीन 136 माइनस 16 120, और तीसरी मशीन 58,500। हम साथ साथ हैं कि हम आपके हैं कौन? पक्की बात, सारे अमाउंट्स क्लियर हैं? तो अब ये 2021 अकाउंटिंग ख़त्म हो गई है। अकाउंट क्लोज, बैलेंस CD। $178,500। अब ईयर 2022 में और तो कुछ हुआ नहीं है, ना परचेज ना सेल, तो हमें सीधा लास्ट ईयर पे डेप्रिसिएशन लगाना है। कौन से मेथड से? नए मेथड से। मेथड चेंज हो गया है WDV। तो 31/12/22 हम लगा रहे हैं करंट ईयर डेप्रिसिएशन।
चेंज इन मेथड के केस में हर साल का मेथड वर्किंग नोट में मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर किया ना 2020 SLM, 2019 SLM, 2021 SLM। जिस क्वेश्चन में मेथड चेंज है वहाँ हर साल मेथड मेंशन करना है किस मेथड से डेप लगाया है। अब हम आ गए हैं लास्ट ईयर 2022, WDV at 15%। अब देखो WDV मेथड में हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज को सीधा लगाते चलते हैं WDV पे। फर्स्ट ईयर में कॉस्ट पे लगाते हैं, फर्दर सारे सालों में WDV पे लगाते हैं। अब जब मेथड चेंज होकर के आया है तो कॉस्ट पे तो लगेगा ही नहीं परसेंटेज, परसेंटेज किस पे लगेगा, WDV पे। तो देखो कितना आसान है, कितना आसान है 2022 का डेप। फर्स्ट पे तो लगना ही नहीं है, वो तो मशीन जा चुकी है। सेकंड मशीन की WDV कितनी आ रही है, 1,20,000, इस पे लगा दो 15%, 18,000। और थर्ड मशीन की WDV 58,500, इस पे लगा दो 15%, 8,775। आपने मेथड चेंज किया, आप SLM से WDV पे आए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो WDV उस साल का आ रहा होगा हम उस अमाउंट पे परसेंटेज लगा देंगे। और अब आगे क्या सिलसिला शुरू हो जाएगा, अब 1,20 में से डेप माइनस, फिर 15%, फिर डेप माइनस, फिर 15%। तो शायद ऐसा लगे मेथड चेंज करना इज़ अ बिग थिंग। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नथिंग, सिंपल कैलकुलेशन। जो WDV आ रहा है उस पर रेट लगा दो, 1,20,000 पे 15%, 58,500 पे 15%। ये आ गई आपकी करंट ईयर डेप्रिसिएशन, 18,000 और 8,775, 26,775। और क्वेश्चन की समाप्ति। वन 1,725। कुछ कुछ समझ आता है, पहला क्वेश्चन है ना, कुछ कुछ आएगा, कुछ कुछ समझ आता है। अच्छा एक अंदाज़ा लगाओ, एक अंदाज़ा लगाओ, मान लो पहले वाला WDV होता और अब हमें SLM लगाना है, तो हम क्या करते। मतलब मान लो WDV लगा के बैलेंस 1,20 आ रहा है और अब 1,20 से फर्दर SLM लगाना है, तो क्या करोगे। तो कॉस्ट ले लोगे 1,20 जितना WDV आ रहा है, कॉस्ट येट टू बी एलोकेटेड, माइनस स्क्रैप ले लोगे गिवन है तो, अपॉन में रिमेनिंग लाइफ। WDV से SLM पे जाना है तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में n, और SLM से WDV पे जाना है तो जो बैलेंस आ रहा है इनटू में रेट। क्या समझे, हाँ कि ना। SLM से WDV जाना है तो जो बैलेंस आ रहा है इनटू में रेट, और WDV से SLM जाना है तो जो बैलेंस आ रहा है माइनस स्क्रैप अपॉन में n। ऐसे तो नहीं सोचना मैम खुद को ही पढ़ाई जा रही है। हाँ समझ में आ रही है ना बात। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो। हाँ जी, हम मेथड चेंज क्यों करते हैं ये तो आप लोग बताओगे। बोलो अगर किसी ने SLM से WDV चेंज किया होगा तो क्यों। मैम बोलो। मैम अगर हमें स्क्रैप वैल्यू गिवन ही नहीं है तो फिर तो हम रेट पे निकालेंगे। एक मिनट, हम एक इस डाउट पर हैं, मेथड चेंज SLM से WDV चेंज हुआ होगा तो क्यों। यस अब आपको लग रहा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, आप SLM लगा के चल रहे थे लेकिन अब आपको रियलाइज़ हो रहा है एसेट रिपेयर्स मांग रहा है, तो क्या बेटर है, शिफ्ट टू WDV। आपने पहले WDV लगा रखा है, अब आपको लग रहा है ये एसेट रिपेयर्स मांग ही नहीं रहा,
क्या ज़रूरत है WDV, शिफ्ट टू SLM। एक्चुअली अभी प्रोडक्शन यूनिट तो बस नाम का ही है, खेल तो यहीं चल रहा है, SLM WDV WDV SLM, तो ऐसे हम मेथड चेंज करते हैं। अच्छा, अब कंपनी ने मेथड चेंज कर दिया तो कौन चेक करेगा कि वाकई में रिपेयर्स की वजह से चेंज किया है या ये प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं? CA। यू अंडरस्टैंड, अगर हम इस बंदे को ना बिठाएं, अगर हम इस पर्सन को चेकिंग के लिए ना बिठाएं, तो कंपनीज तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सिर्फ यूज़ करेंगी किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट्स को चेंज करने के लिए। CA को सिर्फ इसीलिए बिठाया कि कंपनी ने जब मेथड चेंज किया हो तो आप चेक कर लेना रीज़न क्या होना चाहिए, रिपेयर्स। रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि जी इससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा था इसलिए हमने मेथड चेंज कर दिया। तो वो CA बताएगा। कहाँ बताएगा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा। वो इस पॉइंट को लिखेगा कि कंपनी ने मेथड चेंज किया है, बिल्कुल भी AS को फॉलो नहीं किया, क्या करना चाह रहे हैं? प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट। और ये लाइन शेयर होल्डर्स पढ़ के समझ जाएंगे कि यहाँ कंपनी में गड़बड़ चल रही है। ठीक है, अब आपका डाउट, स्क्रैप गिवन नहीं हो तो नील, आराम वाली ज़िंदगी है अपनी, कोई टेंशन नहीं है। स्क्रैप गिवन नहीं हो तो क्या लेंगे? नील, ख़त्म। रेट गिवन है तो जैसे मान लो ये 1.20 आ गया, रेट तो और भी आसान है, 1.20 पे रेट लगा दो। अगर SLM का रेट गिवन है, रेट ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना था, अब ओरिजिनल कॉस्ट पे तो नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। जो वैल्यू आ रही है उस पर क्या लगा दो? रेट लगा दो। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसी के बाद आ रहा है क्वेश्चन। RTP में बहुत कम रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन वो है जो 2 RTP में पूछा गया है। अदरवाइज जल्दी से क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते RTP में। बिना क्वेश्चन पढ़े मैं तो बना रही हूँ मशीनरी अकाउंट, तो आप लोग भी बना ही लो। यही पूछा होगा मशीनरी अकाउंट, थोड़ा लंबा बनेगा, 4 सालों का पूछा है। हाँ जी, करें स्टार्ट। बना लिया फॉर्मेट, क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार, क्वेश्चन की एक बार आप रीडिंग ले लो। स्टार्ट करते हैं फिर। इस बार अकाउंट भी 2018 से बनाना है और मशीन भी 2018 में ही हमने खरीदी है, तो उसी दिन से स्टार्ट करेंगे, 1 जनवरी 18। 1 जनवरी टू बैंक, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग ओवरहॉलिंग।
2 लाख रुपए की मशीन हमने खरीदी है 1118 को, और फिर इसी साल एक मशीन और खरीदी 1 जुलाई 18। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन हो रही है 1 जुलाई 20 को। तो 18 में हमने बस 2 मशीन खरीदी हैं और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो साल के आखिरी दिन चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। कंपनी लगा रही है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट और 2021 से बदल रहे हैं WDV। मतलब 18, 19, 20 में तो क्या लग रहा है, SLM 10%। तो बेहद आसान है, निकालते हैं 2018 का डेप। फर्स्ट मशीन 2 लाख की है 2018, पूरे साल का डेप लगेगा 10%, 20,000। सेकेंड मशीन 80,000 की है, डेप SLM 10%, पूरे साल का 8,000, 6 महीने का लगाना है 4,000। वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2018 इज 24,000। अकाउंट में पोस्ट करते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ईयर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो डायरेक्टली हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। नेक्स्ट ईयर का डेप निकाल सकते हो कितना, 28,000, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन फॉर 19 SLM से लगाना है। तो SLM तो बहुत आसान चल रहा है, सेम डेप लगेगा। फर्स्ट मशीन पे 20,000 और सेकंड मशीन पे, इस बार ये पूरे साल हमारे पास है तो पूरे साल का डेप लग जाएगा 8,000।
18 में भी SLM है, 19 में भी SLM है। SLM मेथड बहुत आसान है। तो दूसरे साल का डेप हो गया है 28,000। ईयर क्लोज। Next year 2020, on 1st July 20, machine installed on 1st January 18 was sold for 1 lakh. तो 1st July 20 मशीन हमने बेच दी है। मशीन सेल की है हमने 1 लाख में। अब इस मशीन का चेक करते हैं, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। फर्स्ट मशीन बेची है हमने 2020 में मेथड कौन सा लग रहा है? वही सेम SLM। फर्स्ट मशीन हमने 1st जुलाई को बेची है। वेरी इजी, 6 मंथ्स डेप। पूरे साल का 20,000 है तो 6 महीने का 10,000। अब क्योंकि ये मशीन बेची है तो इसका WDV देखते हैं। WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल 1st जुलाई 20। WDV आ रहा है 150। 2 लाख माइनस टोटल डेप। 1.5 लाख की ये मशीन है, बेच दिया हमने इसे 1 लाख में, तो लॉस पर हमने इसे बेचा है। बोलो, आसान चल रही है फर्स्ट मशीन? बिल्कुल इजी है। SLM डेप तो 2020 में 6 महीने का लगा, यहाँ पर हमने लिख भी दिया 6 मंथ्स। 10,000 का डेप, डेट की बुक वैल्यू, बेच रहे हो आप इसे 1 लाख में, तो लॉस ऑन सेल 50। लॉस ऑन सेल का वर्किंग नोट नंबर 4। और अब इसे अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 3। बताइए, सेल वाली मशीन की अकाउंटिंग क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया, अनदर मशीन अमाउंटेड टू 30,000 वॉज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन 30th सितंबर। तो 30th सितंबर एक मशीन और आ गई है टू बैंक 30,000। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। लास्ट डेट डेप ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज।
डेप्रिसिएशन 2020 मेथड SLM, सेकंड मशीन 8,000, वही पूरे साल का डेप्रिसिएशन 8,000 आ रहा है। थर्ड मशीन 30,000 पे पूरे साल का 10% हमें चाहिए 3 महीने के लिए। 30 सितंबर को लायो आप, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितना 750। तो इस साल का डेप्रिसिएशन एग्जिस्टिंग मशीन पे 8750। अगले साल मेथड चेंज हो रहा है तो यहीं पे WDV निकालेंगे। जब भी मेथड चेंज होगा उससे पहले हम WDV निकाल लेंगे, क्योंकि कॉस्ट येट टू बी एलोकेटेड पर ही आगे सारा काम होना है। तो मेथड चेंज हो रहा है अगले साल, यहाँ WDV निकालेंगे। WDV एज ऑन 31/12/20। फर्स्ट मशीन नील हम बेच चुके हैं। सेकंड मशीन 12/16/60। तो 2019 अब क्लोज कर देते हैं। $8750 का डेप, हाँ जी 89,250 तक आ गए सब, आगे भी पहुंच गए हो। अब निकालना है डेप्रिसिएशन फॉर 2021। WDV 15%। उम्मीद है अब आपको बेटर समझ में आएगा। अब 15%, अब कैसे निकालना है डेप? आसान है, 60,000 पे लगा दिया 15%। बेसिक सी बात है, जो WDV आ रहा है उस पे रेट लगा दो। 60,000 पे 15% 9,000, और 29,250 पे 15%। $4,388। क्या ये फुल ईयर लगना है? यस। ख़त्म क्वेश्चन। पूरे साल का डेप 13388। डेप लगा देते हैं, ईयर क्लोज कर देते हैं। क्वेश्चन मेरी साइड से ख़त्म, क्या आपकी साइड से भी ख़त्म? क्लियर है क्वेश्चन एकदम? कहीं कोई डाउट? तो देखो, मेथड हमें चेंज करना पड़ सकता है, रीज़न है रिपेयर्स। और चेंज करना पड़े तो क्या अकाउंटिंग मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है।
सिर्फ जो WDV आ रहा है उससे फर्दर आपको WDV लगाना है या फिर SLM लगाना है। तो बात समझ में आ रही है? तो चलो आज इतना ही करेंगे। होमवर्क एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन के होमवर्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 में कई बच्चों को डाउट आ रहा है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड जो होता है उसमें हमें क्या करना है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप। मान लो कॉस्ट 1 लाख है, स्क्रैप 20,000 है, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, मान लो 10,000 यूनिट, ठीक है। इनटू में क्या करना होता है, यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। मान लो फर्स्ट ईयर हमने यूनिट बनाई है 2,000, सेकेंड ईयर भी हमने यूनिट बनाई 2,000, थर्ड ईयर भी हमने यूनिट बनाई 2,000। तो क्या हम कह सकते हैं तीनों सालों का डेप प्रोडक्शन यूनिट मेथड में सेम आएगा? क्योंकि हम इनटू में एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस से कर रहे हैं। तो अगर यूनिट्स प्रोड्यूस सेम है तो डेप भी सेम ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या हुआ, वो कह रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल मशीन आवर्स रन कितने हैं, 3,000। तो हम कह सकते हैं तीनों सालों का डेप सेम ही आएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, कॉस्ट 30 लाख माइनस स्क्रैप 2 लाख अपॉन में 24,000 इंटू में 3,000। ये जो आपका आंसर आया, ये कितना अमाउंट आ रहा है, 3,50,000। ये जो आपका आंसर है ये क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फर्स्ट ईयर इज़ 350, सेकेंड ईयर इज़ 350, थर्ड ईयर इज़ 350। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट टू 3 ईयर्स 3,50,000 पर ईयर। ये 3.5 लाख की डेप्रिसिएशन एक साल की है, पहले साल की भी, दूसरे साल की भी, तीसरे साल की भी। तो आप में से कई बच्चों ने व्हाट्सएप किया था कि मैम ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये कि 3 सालों का आवर सेम है। तो इन्होंने इकट्ठे क्लब करके दे दिया क्योंकि उसका डेप भी क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा। तो अब क्लियर है पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा 9 तो सेम है, फिर 18 में इतना क्या हो गया, 18 सॉल्व नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा WDV रेट का फॉर्मूला याद है, बताओ तो। 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप अपॉन कॉस्ट इंटू 100 इज इक्वल्स टू WDV रेट। अब देखिए 18 ने प्यारे प्यारे बच्चों को इतना क्या तंग किया है, कॉस्ट 1 लाख और 40960 स्क्रैप है, कॉस्ट 1 लाख, स्क्रैप 40960, रेट 20%, कह रहे हैं लाइफ निकालो। ये तो बेसिक मैथ्स है, बस वही तो नहीं हुई मैम हमसे। ठीक है, लाइफ निकालनी है हमें। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इस 20 को ज़रा इस साइड ले आते हैं और रूट को उधर ले जाते हैं ताकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। इतना ठीक। अब 1 माइनस 0.2 0.8 इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ 0.4096। ठीक है, nth रूट को मैं कह सकती हूँ 1/n। अब मैं ऐसे कर सकती हूँ LHS RHS टू दी पावर n।
0.8 की पावर n और वहाँ पे भी n, इस साइड पे n करने से ये n तो कैंसिल हो गया, तो 0.8 की पावर n इज इक्वल्स टू 0.4096। अब ये 0.8 की पावर n का मतलब यही हुआ ना, 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ये देखना पड़ेगा कितनी बार करने पे 0.4096 आ रहा है। तो कैल्सी पे क्या करना है, 0.8 इंटू, उसके बाद इक्वल्स टू, ये शॉर्टकट सीख लिया मैथ्स में, तो 0.8 इंटू, फिर आपने किया इक्वल्स टू, फिर किया इक्वल्स टू, फिर किया इक्वल्स टू, तो 0.4096 आ गया। तो नंबर ऑफ ईयर्स आपके इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू +1, नंबर ऑफ ईयर 4। तो नंबर ऑफ ईयर्स पूछा ना आपसे, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4। मुझे तो लगा भी नहीं था आप लोग ऐसे करोगे, मुझे तो लगा था और जल्दी कर लोगे, लेकिन आपने कहा कर ही नहीं पाए। इसमें और बेटर ऑप्शन है, कैल्सी पे ना 1 लाख की कॉस्ट है ना, -20% करना शुरू कर दो। देखो 40960 कब बच रहा है, लो ज़रा उठाओ कैल्सी हाथ में, 1 लाख, फिर करो -20, फिर करो -20, फिर करो -20, जब तक स्क्रैप ना आए करते चलो, जब तक स्क्रैप ना आए। अगली बार करने पे स्क्रैप आ गया तो लाइफ कितनी है, 4 साल। यही तो कॉन्सेप्ट है ना, स्क्रैप का मतलब क्या है, यूज़फुल लाइफ के एंड में बचेगी, तो माइनस करते चलो, जब स्क्रैप बच गया तो उतनी लाइफ है, तो लाइफ कितनी हो गई, 4 इयर्स। ये वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर में आने के इतने चांसेस नहीं है, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं आएंगे। अब क्लियर, 18 है ना, इतनी कितनी हिम्मत हो गई इसकी, किसने बच्चों को तंग कर दिया, अब तो तंग नहीं होगे ना। अब क्वेश्चन नंबर 19 में ये बता दो क्या नहीं लेना, यस जो पेमेंट आप हर महीने हर साल करते हो वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। और क्वेश्चन नंबर 20 हो तो गया होगा, क्या क्या तुमने नहीं लिया, ये देखो जहाँ एनुअल है ना वो कॉस्ट का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, जो पेमेंट आप रेगुलरली कर रहे हो वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। बीआरएस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आया होगा। और अकाउंटिंग प्रोसेस आज का होमवर्क लिखिएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस क्वेश्चन 33 और इसके अलावा पेज 94 पर क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। डेप्रिसिएशन MTP 1 November 21 पेज 170। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहोगे या 2? चेंज इन मेथड पे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। MTP 2 May 21 पेज 171 और BRS से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है आज। May 19 एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, पेज 134। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।